रखेंगे। भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती, उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि भारतीय नागरिकता किस किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो वंशानुक्रम से प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल। पंजीकरण के माध्यम से भी की जा सकती है, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, इससे भी की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा, ऐसा नहीं साथियों, ये नहीं हो सकता कि अगर कोई अमेरिकन व्यक्ति भारतीय बैंक में धन जमा कर दे तो वो भारत का नागरिक थोड़ी ना हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, मुझे बताइए। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता तो नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, मैं कहूंगा साथियों संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये नागरिकता के संबंध में साथियों एक सही विशेषता है, और सही विशेषता है तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि पृथ्वी का 72वां चट्टानी हिस्सा कौन सा है? तो जो पृथ्वी का 72वां चट्टानी हिस्सा कहलाया जाता है, इसको स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको स्थल मंडल कहा जाता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से कौन सुरक्षित रखता है, मुझे बताइए। तो कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन परत एक तरीके से कहीं ना कहीं सुरक्षित रखती है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है, मुझे बताइए। तो अगर ऊपरी मेंटल की अगर बात करते हैं तो साथियों पृथ्वी का यही भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। अगला सवाल है मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? यह सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है ना। मंगल ग्रह की अगर बात की गई तो मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो इनमें से साथियों कौन सा है? पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत सूर्य है। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपका सही जवाब क्या होगा कि पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? तो एक महीने में साथियों 2 बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। किस जनजाति में रसोई घर जिसे ताल बंगला कहते हैं पाई जाती है? यानी कि जनजाति का नाम आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो भुंजिया जनजाति आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि भुंजिया जनजाति में ही रसोई घर जिसे ताल बंगला कहते हैं यह पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि खासी और गारो जातियां ये कहां पाई जाती हैं? तो ये कहां पाई जाती हैं? तो मेघालय में पाई जाती हैं। खासी जनजाति भी मेघालय में पाई जाती है और गारो जनजाति भी साथियों मेघालय में ही पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक आद्र जनजाति कौन सी? ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जारमा की अगर बात करते हैं तो भारत की सर्वाधिक जो आद्र जनजाति है इसका नाम है साथियों जारवा जनजाति। उसके बाद देखिए सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? यानी कि एक त्योहार का नाम आपसे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो मैं कहूंगा सरहुल त्योहार तो उरांव जनजाति मनाती है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है, बताइए। चलिए साथियों बताइए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए गंगा और यमुना के द्वारा नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, बिल्कुल सही। यानी कि सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो मैं कहूंगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित है सुंदरवन का डेल्टा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए जितने भी चुनिंदा सवाल आपसे साथियों संभावना है और पूरी संभावना है, मैं तो कहूंगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जकड़ लीजिए साथियों, पकड़ लीजिए इस चैनल को, एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कहूंगा इस चैनल का। चलिए गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो डायरेक्ट सवाल आएगा आपसे, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। आप लोग इसका आंसर जो बताएंगे वो घग्गर और तीस्ता बताएंगे कि गंगा का मैदान ये घग्गर नदी और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए गंगा की सहायक नदी सोन नदी है, यमुना नदी भी है और गोमती नदी में, लेकिन इंद्रावती नदी नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। महानंदा नदी इसकी एक सहायक नदी कौन सी है, मुझे बताइए। देखिए महानंदा नदी जो है ना, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी सहायक नदी है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जिस नदी का नाम है महानंदा नदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील का नाम आपसे पूछा जाए तो यहां पर आपका सही जवाब वुलर झील हो जाएगा। यानी कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए सबसे ज्यादा प्राचीन पुराण की अगर बात करें तो मत्स्य पुराण जो है ना, मत्स्य पुराण ये सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है, बताइए। देखिए धनुर्वेद एक उपवेद है, शस्त्र शास्त्र एक उपवेद है, आयुर्वेद भी एक उपवेद है, लेकिन योग वेद की अगर बात करते हैं तो ये उपवेद नहीं है। वह नहीं है तो ये आपका सही जवाब है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ये सवाल सैकड़ों बार आपसे पूछा जा चुका है। तो 13वां शिलालेख आप लोग ध्यान रखें कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो 13वां शिलालेख है। उसके बाद देखिए सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो 13वां शिलालेख यहां पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि सबसे बड़ा शिलालेख है
और यही शिलालेख उनकी कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। अगला सवाल है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो किसमें नहीं किया गया था? सारनाथ में किया गया था, उसके अलावा शहबाज घड़ी में नहीं किया गया था, ठीक है ना, और धौली में किया गया था। तो कहां पर नहीं किया गया था? मैं कहूंगा शाहबाज घड़ी में नहीं किया गया था। तो यही आपका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन, देखिए उन्मूलन का मतलब होता है रोक, यानी कि ठगी प्रथा को रोकने से संबंधित किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा को रोकने से संबंधित काम किए थे? तो उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान दिए थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है? बताइए। तो विलियम बेंटिक की अगर बात करते हैं, विलियम बेंटिक ही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे।